पंसोखा है इंद्रधनुष, आसमान के नीले टाट पर मखमली पैबंद की तरह फैला है। आसमान के नीले टाट पर मखमली पैबंद की तरह फैला है। कहीं यह तुम्हारा वही सतरंगा दुपट्टा तो नहीं, कहीं यह तुम्हारा वही सतरंगा दुपट्टा तो नहीं, जो कुछ ऐसे ही गिर गया था मेरे अधलेटे बदन पर। नमस्कार, दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में आज की प्रस्तुति की ओर। आज हम इस मंच पर स्वागत करते हैं प्रतिष्ठित कवि व सुपरिचित आलोचक मदन कश्यप जी का। मदन जी का जन्म 29 मई 1954 को बिहार के वैशाली जनपद में हुआ। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। शुरुआत लेखन की आपने पत्रकारिता से की, फिर कोई 20 वर्षों तक धनबाद तथा पटना के सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी की। नवंबर 2000 में उप प्रबंधक राजभाषा विभाग के पद से इस्तीफा दिया। तब से विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में सामाजिक, राजनीतिक, सामयिक मसलों पर लगातार लिखते रहे। कुछ महीनों के लिए पटना के एक स्थानीय न्यूज चैनल के संपादक बने और फकत 13 महीने तक दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह में संपादक का पदभार भी आपने संभाला। लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में कुरुज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश, पंसोखा है इंद्रधनुष, लहलुहान लोकतंत्र, राष्ट्रवाद का संकट, बीजू आदमी इत्यादि आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। अंतर्गत आलोचना और अन्य प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं का आपने सफल संपादन सहयोग भी किया है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदी अकादमी आदि के आयोजनों में व्याख्यान और काव्य पाठ किया। दूरदर्शन पर पुस्तक चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम सबद निरंतर प्रसारित होता था। उसमें कई एपिसोड का आपने सफल संचालन किया है। कविता, राजनीति, इतिहास, जन आंदोलन, आदिवासी जीवन और शूद्र चिंतन धारा का इन दिनों आप अध्ययन कर रहे हैं और इसी कलेवर पे भविष्य में आपकी कई पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित होने वाली हैं, जिनका हमें इंतजार है। तो आइए सुनते हैं नागार्जुन पुरस्कार, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से विभूषित प्रतिष्ठित कवि और आलोचक मदन कश्यप जी से उनकी ये कविताएं, जो कि कोरोना काल की विभीषिका से, उससे मिले दुख से, पीड़ा से अवश्य उपजी हैं, लेकिन हमारी जिजीविषा को कहीं से कम नहीं होने देती, वरन बढ़ाती ही हैं। तो आइए सुनते हैं। मेरा छठा संग्रह पंसोखा है इंद्रधनुष 19 में आया था और उसके 1 साल के बाद कोरोना की परिस्थितियां पैदा हो गई और फिर जो समय है आपके हमारे सामने है। मैं उस या उसके पहले के संग्रहों से कविताएं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद की कविताएं जो मैंने लिखी है, विशेषकर कोरोना काल में जो कविताएं मैंने लिखी है, उसी में से कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा बदल गया है, परिस्थितियाँ इतनी बदल गई है कि अब एक बार मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में पोस्ट कोरोना पोइट्री का एक नया स्वरूप सामने आएगा। तो वो स्वरूप हिंदी में किस रूप में आ रहा है, इसकी चर्चा करते हुए मैं कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मित्रों, 4 तरह की परिस्थितियाँ कविता के साथ गुजरते हुए, कविता लिखते पढ़ते देखते हुए मुझे दिखाई दी इसमें। तो सबसे पहली परिस्थिति थी जो पिछले वर्ष लॉकडाउन की परिस्थिति है, और जिसके बाद मज़दूरों की यात्रा और उनका संकट, उनकी त्रासदी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। सरकार की विफलता और कम्युनिटी, समुदाय की सफलता, जिसने अंततः गहरे संकट में जाने से मज़दूरों को बचाया भी। तो उस पर तो कुछ कविताएं मैंने भी लिखी, बहुत सारे मित्रों ने लिखी, कुछ संग्रह भी, संकलन भी उसके आ गए हैं। वैसे मैं उन कविताओं का पाठ भी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल अलग तरह की कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिनमें जो मेरे निजी संकट भी हैं और वो हमारे समय के संकट भी हैं। उस दृष्टि से 3-4 चीज़ें अचानक बदली, जिस पर हम चाहेंगे कि कुछ पढ़ें। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने
आई वो ये था कि इस कोरोना के बाद में स्पर्श पर एक बंदिश, एक प्रतिबंध लगा। आप किसी को छू नहीं सकते। तो मुझे उसको लेकर मेरे मन में एक बेचैनी पैदा हुई कि स्पर्श से बचना, एक तरह से प्रेम की अनुभूति से भी बचना है। और मैंने 3 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता लिखी थी उस समय। वह तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे होती थी मुझे ईश्वर के होने की अनुभूति। वह तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे होती थी मुझे ईश्वर के होने की अनुभूति। कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया, कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया। तो ये 3 पंक्तियों की कविता जो उस समय लिखी थी, और उसके बाद भी ये स्पर्श का भाव एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मेरे मन में बढ़ता रहा और कुछ कविताएं और भी लिखी। उसमें से 2 छोटी छोटी कविताएं स्पर्श को केंद्रित मैं पढ़ना चाहूँगा। एक कविता है चाहता हूँ। तुम्हारे प्रशस्त कटि प्रदेश को बाहों में समेटते हुए सो जाना चाहता हूँ चिर निद्रा में, सो जाना चाहता हूँ चिर निद्रा में। मौत आए तो इस तरह चुपचाप आए, मौत आए तो इस तरह चुपचाप आए। तुम मेरे बालों में अंगुलियां फिराती रहो और काफ़ी देर तक पता ही नहीं चले कि मैं जा चुका हूँ। मौत आए तो इस तरह चुपचाप आए कि तुम मेरे बालों में अंगुलियां फिराती रहो और काफ़ी देर तक पता ही नहीं चले कि मैं जा चुका हूँ। मरने के बाद भी मुझे इसी तरह छूना, मरने के बाद भी मुझे इसी तरह छूना, ऐसे ही पल के झुका कर शर्माना और मुंह फेर कर मुस्कुराना। मरने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी मुझे इसी तरह छूना, ऐसे ही पल के झुका कर शर्माना और मुंह फेर कर मुस्कुराना। मैं चाहता हूँ मेरा सब कुछ इस तरह तुम्हें मिल जाए, मेरा सब कुछ इस तरह तुम्हें मिल जाए कि मृत्यु को कुछ मिले ही नहीं, कि मृत्यु को कुछ मिले ही नहीं। और इसी क्रम में दूसरी कविता, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे तुम में विलीन होकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे तुम में विलीन होकर। तुम जाना समुद्र के उस तट पर, तुम जाना समुद्र के उस तट पर, जहाँ कई दिनों तक हम साथ साथ घूम रहे थे। तुम जाना समुद्र के उस तट पर जहाँ कई दिनों तक हम साथ साथ घूम रहे थे। बिना किसी का हाथ थामे बैठ जाना उस चट्टान पर, बिना किसी का हाथ थामे बैठ जाना उस ऊंची चट्टान पर। मैं रहूँगा ना तुम्हारे भीतर तुम्हें थामे हुए, मैं रहूँगा ना तुम्हारे भीतर तुम्हें थामे हुए। बालू पर खोजना मेरे पाँव के निशान, बालू पर खोजना मेरे पाँव के निशान। भला लहरें भला क्या मिटा सकी होंगी उन्हें, बालू पर खोजना मेरे पाँव के निशान। लहरें भला क्या मिटा सकी होंगी उन्हें, और जो मिट भी गए हों तब भी तुम्हारी यादों में तो होंगे ही, और जो मिट भी गए हो तब भी तुम्हारी यादों में तो होंगे ही। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी आत्मा में एक छुअन की तरह रहूँगा। अंतस्थल में हो रही तेज बौछारों वाली बारिश में भी भीगता हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी आत्मा में एक छुअन की तरह रहूँगा। अंतस्थल में हो रही तेज बौछारों वाली बारिश में भीगता हुआ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये 2 छोटी छोटी कविताएं ऐसी थी, और पहली कविता भी छोटी सी 3 पंक्तियों की ले ले तो जो स्पर्श जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करता रहा, सबसे ज़्यादा जिसने मुझे सोचने समझने को बाध्य किया, बाहरी दृश्यों मजदूरों के दृश्यों के अलावा, तो स्पर्श था।
दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित कर रही थी और हम सब लोगों को प्रभावित कर रही थी, जो लोग कोरोना के शिकार हो गए प्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी, और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी शिकार हुए उन्हें भी ये महसूस हो रहा था इसलिए का, वो था सांसों में का घुटना। सांसें रुक रही थी और लग रहा था कि एक मृत्यु का एक गहरा बोध, और इसके माध्यम से जीवन के संघर्ष का एक नया रूप जो सामने आया। इसको लेकर कुछ कविताएं इसको लेकर भी लिखी हैं, तो एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगा इसमें से, लहू की थकान। लहू की थकान, 2-4 बार खांसने से ही इतनी गहरी थकान, 2-4 बार खांसने से ही इतनी गहरी थकान, गले में इतना दर्द, आँखों में इतनी जलन, सिर फटा जा रहा है, लगता है कुछ बुखार भी होगा। यह आधी रात में उठकर लिखी गई कविता है। लगता है कुछ बुखार भी होगा, थर्मामीटर दराज में है, लेकिन उठकर बत्ती जलाने तक की ताकत भी नहीं बची है, लेकिन उठकर बत्ती जलाने तक की ताकत भी नहीं बची है। किसी को पुकारना चाहता हूँ, न मन में इतना हौसला बचा है, न शरीर में इतनी कुव्वत। बोलना तो दूर, कराहना भी बहुत कठिन हो रहा है। बोलना तो दूर, कराहना भी बहुत कठिन हो रहा है। छाती दबी जा रही है अदृश्य चट्टान से, छाती दबी जा रही है किसी अदृश्य चट्टान से। सांसें जूझ रही है अपनी गति बनाए रखने के लिए, सांसें जूझ रही है अपनी गति बनाए रखने के लिए। रक्त को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, रक्त को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी ही रगों में दौड़ने के लिए, अपनी ही रगों में दौड़ने के लिए। पहली ही बार महसूस कर रहा हूँ धमनियों में लहू की थकान, पहली बार महसूस कर रहा हूँ धमनियों में लहू की थकान। दुनिया की सारी खुशबू, समूची बदबू एक साथ मिट गए हैं। कितना बेस्वाद हो गया है यह संसार। दुनिया की सारी खुशबू, समूची बदबू एक साथ मिट गए हैं। कितना बेस्वाद हो गया है यह संसार। शांत हवाएं कितनी बेचैन लग रही है, शांत हवाएं कितनी बेचैन लग रही है। ये कविता है लहू की थकान। और तीसरा पक्ष जो सामने आया इस बीच में, वो थी स्मृतियों में कई ऐसी चीज़ें जो हमने देखी थी कभी एक ज़माने में, या कई ऐसी घटनाएं जिन्होंने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया था। जैसे विक्रम बेताल की कथा, राजा त्रिविक्रम सेन और बेताल। और लगता था कि इस पर कभी कुछ लिखूं, तो लगा कि अब क्या लिखना है, इस पर बहुत लिखा जा चुका है संस्कृत हिंदी से लेकर तमाम भारतीय और विदेशी भाषाओं में। ठीक उसी तरह से सिसिफस पर भी बहुत लिखा जा चुका है। ऐसे विषय रहे हैं जो बहुत लिखा जा चुका है, लेकिन ये सारे विषय फिर इस जड़ता जो एक लॉकडाउन की थी पिछले वर्ष, तो उसमें ये सारे विषय फिर से नए प्रसंग में नए संदर्भ के साथ आ रहे थे। इसको लेकर कुछ कविताएं लिखी मैंने, लेकिन फिलहाल उन सभी कविताओं का नहीं, उसमें से एक कविता पढ़ना चाहूँगा मैं। शीर्षक है इसका कौआ डोल। ये बिहार में गया के पहले जहानाबाद के निकट एक पहाड़ी श्रृंखला है, बराबर की पहाड़ी उसमें कहते हैं, जिसमें अशोक ने कुछ गुफाएं बनवाई थी उस समय आजीवकों, बौद्धों, जैनों आदि के लिए। उसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन उस पर जब हम जाते हैं तो रास्ते में वो इलाका ऐसा है जहाँ नंगी पहाड़ियों का इलाका है, मतलब पहाड़ियाँ ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे उसके जंगल मिट गए हैं, उसके मतलब उसके भीतर जो मिट्टी है वो भी काफ़ी उठा के गिर रहे हैं, और लगता है जैसे कि चट्टानों का कोई एक बड़ा सा पिरामिड हो। ऐसी पहाड़ियाँ गया शहर में भी और उसके आसपास के इलाके में बहुत हैं। तो उन्हीं में एक पहाड़ी ऐसी है जो एक पिरामिड की तरह लगती है। उसके सिर के ऊपर लगता है कि एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई है। उस चट्टान की विशेषता ये रही है, जब मैंने पहले देखा था 2004 में तभी आकर्षित हुआ था, लेकिन तब लिख नहीं पाया। उस चट्टान की विशेषता ये रही है कि उस पर एक कौवा भी बैठ जाए तो वो डोलने लगता है, इसलिए उसका नाम ही है कौआ डोल। लेकिन दूसरी तरफ वो गिरता कभी नहीं, एक है। तो शीर्षक है
कौआ डोल। मिट्टी और हरियाली के साथ साथ अब अपना गौरव खोती जा रही 3 पहाड़ियाँ, मिट्टी और हरियाली के साथ साथ अपना गौरव खोती जा रही ये 3 पहाड़ियाँ बराबर की ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला से छिटक कर खेतों में खड़ी हैं चुपचाप। जाने कितने युगों से अपने ढीले होते जा रहे पंजर को संभालती हुई खेतों में खड़ी हैं चुपचाप। इस बीच सभ्यता ही नहीं भाषा तक बदलती चली गई। इस बीच सभ्यता ही नहीं भाषा तक बदलती चली गई। लेकिन धरती में डाले गए बीज से अंकुर का फूटना और फसलों का लहलहाना बदस्तूर जारी है। लेकिन धरती में डाले गए बीज से अंकुर का फूटना और फसलों का लहलहाना बदस्तूर जारी है। परिवर्तित होती हुई बोली बानी में बची रह गई प्राचीन लय की तरह बदस्तूर जारी है, पर परिवर्तित होती चली गई बोली बानी में बची रह गई प्राचीन लय की तरह। फसलों से मौन संवाद करती है पहाड़ियाँ, उस आदिम संगीत को में ढूंढती है अपना बचपन, उस आदिम संगीत में ढूंढती है अपना बचपन और स्मृतियों से वज्र लेपित करती है चट्टानों को कि बचा रह सके जीवन। स्मृतियों से वज्र लेपित करती है अपनी चट्टानों को कि बचा रह सके जीवन। एक पहाड़ी के नुकीले शिखर पर अटकी हुई है एक विशाल चट्टान। जाने कितनी सदियों से खड़ा है एक मुसाफिर, माथे पर बड़ी सी पोटली उठाए उस यात्रा के लिए जो शुरू ही नहीं हो पाई, उस यात्रा के लिए जो शुरू ही नहीं हो पाई है। संतुलन इसका कुछ ऐसा है कि एक कौवे के बैठने से भी यह डोलने लगती है। दूसरी तरफ बड़ा से बड़ा तूफान क्या 1934 का भूकंप भी इसे डिगा नहीं सका। दूसरी तरफ बड़ा से बड़ा तूफान क्या 1934 का भूकंप भी इसे डिगा नहीं सका। कौआ डोल ये कविता है। और मैं एक आखिरी कविता पढ़ना चाहूँगा। मेरी इच्छा थी कि 2 तरह की चीज़ें हुई हैं कि इस बीच हम लोगों ने सोचने समझने का जो ढंग है उसमें भी व्यापक परिवर्तन आया है, और कई बार हताशा और पराजय के बीच भी हमने जीत और मनुष्यता को तलाशने का उपक्रम किया है। इस दृष्टि से एक कविता मेरी है पराजय का गीत, जो अभी तद्भव में छपकर आने वाली है। तो मैं समय चूँकि नहीं है बहुत है इसलिए मैं उस कविता को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूँ जो शायद इस पूरे 1.5-2 वर्षों के महामारी के जीवन, इस कोरोना, इस स्पर्श का न होना, पराजय, नए विचारों का आना, नए विचारों का मूल्यांकन का आना, सबको सार तत्व में समेटती हुई एक छोटी सी कविता है। थोड़ी रिदम के साथ मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। खो गया है। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग, दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग, एक शीतल स्पर्श का बाट कहीं खो गया है। एक शीतल स्पर्श का बाट कहीं खो गया है। लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की है। लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की है। खाटें बिछी हैं, नावें बंधी हैं, बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है। बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है। खाटें बिछी हैं, नावें बंधी हैं, बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है। बिना जिसके समय का ठाठ कहीं खो गया है। बिना जिसके समय का ठाठ कहीं खो गया है। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत कुछ खो गया है और जो खो गया है उसी में बहुत कुछ पुनर्प्राप्त करने का उपक्रम है कविता।